नमस्कार साथियों, हमारा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में लेसन चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट डीसी थ्योरी। उसकी कल हमने एक क्लास लगा ली थी, आज उसकी सेकंड क्लास लगाते हैं। पहली क्लास के अंदर हमने डीसी थ्योरी लेसन के अंदर काफी कुछ सीख लिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले आप वो क्लास देख लें, उसके बाद ही ये क्लास देखें, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। इस लेसन की जो पहली क्लास थी उसके अंदर हमने सीखा था कि परिपथ क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ओम का नियम क्या बताता है। उसके अलावा हमने एक ताप गुणांक का टॉपिक भी पढ़ लिया था। दोस्तों, ये जो डीसी थ्योरी का लेसन है ये कंपटीशन के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और इसका हर एक टॉपिक इस लेसन का बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए आपको हर एक टॉपिक बहुत ध्यान से आना चाहिए। और अपने यहाँ क्लास के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, इसलिए जो जो फार्मूला आते हैं आपका अपनी जो बुक है, जो आपकी जो कोई कंपटीशन की बुक है आपके पास में या ले आओ कंपटीशन की कोई बुक, उसमें से आप इसके जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो किया करो, या फिर जो मैंने आपको निम्मी की जो पीडीएफ उपलब्ध करवाई है उस निम्मी की पीडीएफ के अंदर जो फर्स्ट ईयर की निम्मी है उसमें स्टार्टिंग से ही इस लेसन के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। आपको कोई बुक लाने की और आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास निम्मी है तो आप उसमें से देख देख कर अपने जो भी जितने इस लेसन के न्यूमेरिकल है सारे कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं इसके और काफी सारे कंपटीशन में आ भी चुके हैं और आते भी हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी दूसरी क्लास इसकी स्टार्ट करते हैं। कल अपने इसका लास्ट टॉपिक, जो कल की क्लास में लास्ट टॉपिक था हमारा, वो था ताप गुणांक के बारे में। ताप गुणांक का मैंने एक फार्मूला बता दिया था कि ताप गुणांक एक्चुअल में क्या चीज होती है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो कोई भी पदार्थ है उसके 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि करने पर उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होगी या फिर जो कमी होगी, अभी अपने पढ़ेंगे कि कौन से पदार्थ में तापमान में बढ़ाने से वृद्धि होती है और तापमान बढ़ाने से किसी पदार्थों में कमी भी होती है प्रतिरोध में। तो जो उस पदार्थ का यह गुण है कि वो या तो वृद्धि करेगा या फिर वो कमी करेगा प्रतिरोध में। भाई, अपने कोई पदार्थ के अंदर टेम्परेचर बढ़ाया तो या तो हो सकता है वो प्रतिरोध बढ़ा दे पदार्थ, या हो सकता है वो पदार्थ प्रतिरोध घटा दे, दोनों में से एक काम होगा। तो यह जो पदार्थ का गुण है कि वो या तो प्रतिरोध बढ़ा सकता है या घटा सकता है, उसका यह गुण ताप गुणांक कहलाता है और ताप गुणांक एक कांस्टेंट होता है। इसका मान कभी चेंज नहीं होता और हर पदार्थ के लिए फिक्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से सबसे कम ताप गुणांक वाली धातु कौन सी है या चालक कौन सा है, तो उस ऑप्शन के अंदर यदि मैग्नीन है तो वह उत्तर एकदम सही माना जाएगा। मैग्नीन नहीं है तो यूरेका है तो फिर उत्तर वो भी सही माना जाएगा। यूरेका नहीं है तो कॉन्स्टेंटन है तो उसका उत्तर भी वो कॉन्स्टेंटन सही माना जाएगा। तो ये बहुत ही कम ताप गुणांक वाली धातुएं हैं, बिल्कुल जीरो के आसपास इनके ताप गुणांक होते हैं। दोस्तों, ताप गुणांक के बारे में हमने फार्मूला लिख लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं ताप गुणांक से थोड़ा सा, इसमें टॉपिक थोड़ा सा एक और रह जाता है कि ताप गुणांक भी 2 प्रकार के होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ताप गुणांक ही है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं ताप गुणांक के प्रकार। ताप गुणांक के प्रकार, इसके अंदर ये ताप गुणांक 2 प्रकार के होते हैं। या तो होता है पॉजिटिव धनात्मक या फिर होता है नेगेटिव। 2 प्रकार के ताप गुणांक होते हैं दोस्तों, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। छोटे रूप में इसको बोलते हैं पीटीसी, इसको बोलते हैं एनटीसी। पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, आप समझ चुके हो पीछे वाली क्लास में ताप गुणांक का इंग्लिश में नाम टेम्परेचर कोफिशिएंट। मात्रक भी हमने इसका निकाल लिया था प्रति डिग्री केल्विन। और ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब क्या होता है पीटीसी और एनटीसी, इसके बारे में ध्यान से समझें आप।
देखो दोस्तों, पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है कि यदि किसी भी धातु के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से अगर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि जो प्रतिरोध है वो तापमान पर निर्भर करता है, अगर अपने किसी भी धातु का तापमान बढ़ा दें और उससे क्या हो रहा है कि उसका प्रतिरोध बढ़ रहा है, तापमान बढ़ाने से उसका यदि प्रतिरोध बढ़ रहा है, तापमान बढ़ा प्रतिरोध भी बढ़ा, तो फिर हम मानेंगे कि उस धातु का दाब गुणांक क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। यदि उसी धातु का टेम्परेचर घटा दें तो उसका प्रतिरोध भी घट जाएगा, तो अपने ये नहीं बोलेंगे कि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है, कि तापमान में वृद्धि से प्रतिरोध वृद्धि, तापमान में कमी से प्रतिरोध कमी, यानी जैसा जैसा तापमान में होता है वैसा ही उसमें प्रतिरोध में भी होता है, तो अपने बोलेंगे उसमें धनात्मक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब उल्टा है कि यदि टेम्परेचर में वृद्धि की जाए तो प्रतिरोध में कमी हो, और टेम्परेचर में यदि कमी की जाए तो प्रतिरोध में यदि वृद्धि हो, तो ऐसे जो पदार्थ हैं, अभी नाम बताऊंगा, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले पदार्थ। तो दोस्तों पीटीसी जो है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले पदार्थ, इसकी आप परिभाषा लिख लें, ऐसे पदार्थ जिनमें तापमान में वृद्धि से प्रतिरोध में वृद्धि तथा तापमान में कमी से प्रतिरोध में कमी हो, वे पदार्थ पीटीसी कहलाते हैं। जिन पदार्थों में प्रतिरोध टेम्परेचर वृद्धि से प्रतिरोध में कमी तथा टेम्परेचर कमी से प्रतिरोध में वृद्धि हो, ऐसे पदार्थ एनटीसी कहलाते हैं। पीटीसी के उदाहरण की बात करें तो लगभग जितने भी धातुएं होती हैं, 99% धातुएं सारी की सारी धनात्मक ताप गुणांक का गुण रखती है। जितने भी चालक हैं, लगभग सारे चालक, सारे के सारे जो चालक हैं वो पीटीसी का गुण रखते हैं। एनटीसी की बात करें, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले, तो इसका बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कि निम्नलिखित में से ऋणात्मक ताप गुणांक वाली धातुएं कौन सी है। तो फिर इसमें मैं आपको बता देता हूं, एक तो इसके अंदर आ जाता है सारे के सारे अचालक, सभी जो भी इंसुलेटर हैं वो सारे के सारे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखते हैं, तापमान में वृद्धि से प्रतिरोध में कमी होती है। इसके अलावा सभी अर्धचालक, अर्धचालक अपने पढ़े थे सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो वो दोनों हैं, वो भी एनटीसी का गुण रखते हैं। इसके अलावा कार्बन जो है वो भी एनटीसी का गुण रखता है। दोस्तों एक थोड़ा सा आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक पदार्थ होता है मैग्नीन, जिसके वायर बाउंड रेजिस्टेंस बनते हैं। तो मैग्नीन जो पदार्थ है वो पीटीसी में भी आता है और एनटीसी में भी आता है। तो कैसे आता है ये कि मैग्नीन में ऐसा होता है कि कुछ टेम्परेचर पर अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध उसका बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता जाता है, लेकिन एक ऐसी एक सीमा आती है टेम्परेचर की, अगर उससे भी ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो फिर उसका प्रतिरोध कम होने लग जाता है। तो इसलिए वो पीटीसी में भी है और एनटीसी में भी है। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि यदि पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से एनटीसी पदार्थ कौन सा है, और ना तो उसमें कोई अचालक दे रखे हैं, ना उसमें कोई अर्धचालक है, ना उसमें कोई कार्बन है, तो फिर अगर ऑप्शन में मैग्नीन दिया है तो फिर आप उत्तर क्या मानोगे, मैग्नीन मानना। अगर ये पदार्थ नहीं है, तो अगर ये पदार्थ में से कोई एक पदार्थ दिया है, तब चाहे मैग्नीन दिया भी हो, तब आपको फिर उत्तर इनमें से कोई एक मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार से पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसकी आप परिभाषा लिखिए, उदाहरण भी लिखने चाहिए आपको। पॉजिटिव में सारे के सारे जितने भी चालक धातुएं हैं वो सारे के सारे पीटीसी का गुण रखते हैं। इसके बाद में दोस्तों एक जो फार्मूला मैंने कल बताया था आपको कि RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा 0 इंटू T
ये फार्मूला था, कल अपने इसको डेरिवेट भी किया था कि जो टेम्परेचर में वृद्धि से प्रतिरोध में वृद्धि होती है वो एक तो इसके प्रोपोर्शनल होती है R0 के, जिसका 0 ओम पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें टेम्परेचर वृद्धि से प्रतिरोध में ज्यादा वृद्धि होगी, और T टेम्परेचर पर तो निर्भर करता ही है। तो इस प्रकार से अपने इस फार्मूले को डेरिवेट करके सीखा था। अब दोस्तों इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ गया, यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया कि यदि किसी तांबे के तार का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 10 ओम है तथा इसका ताप गुणांक 0.001 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध क्या होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास में जिसमें 0 डिग्री पर प्रतिरोध नहीं बता रखा, अगर 0 डिग्री पर बता रखा है तब तो आप ये फार्मूला लगाइए, आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन यदि कुछ अलग टेम्परेचर बता रखा है और कुछ अलग टेम्परेचर का रेजिस्टेंस अपने ज्ञात करना है, तो फिर उसके लिए एक फार्मूला अपने डेरिवेट करते हैं, एक फार्मूला बनाते हैं जिनसे आप क्या काम कर सकते हो, ऐसे सवालों को हल कर सकते हो। पहले आप सवाल की प्रकृति समझे कि एक तो 4 डिग्री का प्रतिरोध बता रखा है, 8 डिग्री का आपको ज्ञात करना है, दोनों में से कोई भी 0 डिग्री का नहीं बता रखा। अगर 0 डिग्री का बता रखा होता तो फिर अपने ये फार्मूला लगाते और इससे अपने उत्तर निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे 4 डिग्री का बता रखा है और 8 डिग्री का ज्ञात करना है, और ताप गुणांक का मान आपको हमेशा ही बताया जाएगा। अगर नहीं बताया गया तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर आपको बाकी सारे डाटा दिए होंगे और आप इस फार्मूला से अल्फा का मान भी निकाल सकते हो। तो अगर इस सवाल को हल करना है हमें, तो आप इस प्रकार से सवाल को हल कर सकते हो। देखो दोस्तों, इसके लिए पहले एक मैं फार्मूला डेरिवेट कर देता हूं कि RT मैं लिख देता हूं RT1, इसी फार्मूला को लिख देता हूं RT1 पहले का टेम्परेचर से प्रतिरोध, तो R0 1 प्लस अल्फा 0 T1 टेम्परेचर 1। देखो दोस्तों क्या काम किया है, फार्मूला यही है, लेकिन पहले टेम्परेचर का में कुछ वृद्धि की या कमी की उसके अनुसार से फार्मूला मैंने बनाया है। अब अगर आप ये सोचो कि मैंने इस 0 के आगे 1 क्यों नहीं लगाया या अल्फा 0 के आगे 1 क्यों नहीं लगाया, तो वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि R0 जो है 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस ये फिक्स है एकदम, इसका मान तो कभी चेंज होगा ही नहीं, चाहे आप टेम्परेचर में कुछ भी उलट पुलट कीजिए, इसके अंदर प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं आएगा। अल्फा 0 ताप गुणांक है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए इनके आगे मैंने कोई 1 नहीं लगाया। इसी प्रकार से ये समीकरण नंबर बन गई 1। RT2 दूसरे का टेम्परेचर से प्रतिरोध में क्या होगा, उसके लिए फार्मूला बनाते हैं R0 1 प्लस अल्फा 0 T2। यहां दोस्तों ध्यान दें, जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं या जो कई बार कर भी चुके हैं, वो क्या काम करते हैं, इस T को टाइम ले लेते हैं। ये टेम्परेचर है इसलिए मैं बड़ा T लगा रहा हूं, कहीं आप इसको टाइम ना समझ लें। ये दूसरी समीकरण है। क्या किया है मैंने, इसी समीकरण को 2 टेम्परेचर के रूप में ले लिया, एक टेम्परेचर T1 है उससे रेजिस्टेंस RT1 आ गया, एक टेम्परेचर T2 है उससे रेजिस्टेंस RT2 आ गया। अब क्या काम करते हैं, अपने एक के अंदर 2 समीकरण का दूसरे समीकरण का भाग दे देते हैं 1/2। तो यदि पहली समीकरण ये थी RT1 बटे RT2, बराबर वाले जो संख्याएं हैं इनका इधर भाग दो उनका उधर भाग दो, R0 1 प्लस अल्फा 0 T1 बटे R0 1 प्लस अल्फा 0 T2। अब दोस्तों R0 से R0 कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों में R0 तो कांस्टेंट है। 4 डिग्री पर प्रतिरोध इतना है, 8 डिग्री पर ज्ञात करो, लेकिन 0 डिग्री पर तो टेम्परेचर फिक्स ही है, उसका मान तो चेंज नहीं होने वाला। तो यहां से एक फार्मूला बन जाता है जो आपको नोट करना है, लिखना है RT1 बटे RT2
1 प्लस एल्फा 0 T1 बटे 1 प्लस एल्फा 0 T2। एल्फा 0 का मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप गुणांक। यहां से फार्मूला है, इसको आप नोट कीजिए और इस फार्मूला से अपने इस सवाल को अब आगे हल कर सकते हैं। इस फार्मूला को आप नोट कीजिए और याद करना है, ऊपर T1 यहां T1 यहां T2 यहां T2, और यहां से अपने अगर इस सवाल को आगे हल करें तो बहुत आसान होगा ये सवाल। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। RT1 का मतलब है T1 टेम्परेचर पर R कितना है, तो T1 माने पहले टेम्परेचर पर R कितना है 10 ओम, तो 10 बटे RT2 यानी दूसरे टेम्परेचर पर R कितना है, दूसरे पर अपने को R ज्ञात करना है, इसको अपने X मान लेते हैं। 1 प्लस एल्फा 0 का मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है, तो 0.001 इंटू एल्फा 0 T1 के बीच में कौन सा कोई निशान नहीं, इसका मतलब यहां क्या करना है अपने को मल्टीप्लाई करना है। T1 माने पहला टेम्परेचर पहला है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 4 लिख दिया। उसके बाद में सेम ऐसा ही 1 प्लस इंटू में दूसरा टेम्परेचर कितना है 8 पे याद करना है, तो T2 का मान कितना है 8। इसको जब आप आगे हल करोगे तो आगे इतना कोई मुश्किल है नहीं, ये 004 बटे 1 प्लस 0.008। आगे जब इसको हल करोगे तो 10 बटे x बराबर 1.004 बटे 1.008। अब दोस्तों मैंने एक क्लास लगाई थी जिसके अंदर मैंने ये बताया था, लगभग 15 से 20 दिन हो गए होंगे उस क्लास को। वो मैंने जनरली एक बात बताई थी कि आपको यदि तकनीकी सहायक वाली जो भर्ती आएगी हमारे राजस्थान में, या दिल्ली मेट्रो में जो भर्ती आती है, या अन्य कोई भी स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो भर्ती आती है, उसके लिए पहले नंबर पे तो आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़नी है, लेकिन दूसरे नंबर पर आपको मैथ भी आनी चाहिए। मैथ नहीं आएगी तो फिर आपको सिलेक्शन होने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए क्योंकि अगर इसको पता है कि 3 के बाद यहाँ पॉइंट है और 3 के बाद यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट ऐसे अपने हटा भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 से अपने पॉइंट हटाया तो बटे में यहाँ 1000 लगा, यहाँ 3 से पॉइंट हटाया तो ऊपर 1000 लगा, 1000 से 1000 आपस में कैंसिल हो गए। तो इस प्रकार से अपने थोड़ी बहुत मैथ आनी चाहिए। यहाँ 2 से कट रही है संख्याएं तो काट दीजिए, 502 504, फिर 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं 256 251, यहाँ 252। इस प्रकार से ये 2 के पहाड़े से कैंसिल होकर इतना अपने पास में डाटा रह गया। अगर ये संख्याएं कटती हूं कभी भी तो इनको काट लेना चाहिए, आसान होता है। इसके बाद 10 बटे x बराबर 251 बटे 252, ये अपने पास में आ गया। अब आप वजन गुणा कीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ हल नहीं हो रहा, यहाँ कुछ हल नहीं हो रहा, तो वजन गुणा 10 को 252 से गुणा कीजिए, 252 जीरो लग जाएगी। 251 को x से गुणा किया 251x, x का मान याद करना है तो 2520 के भाग में 251 आ गया, ये x का मान निकल जाएगा। तो इसको जब आप आगे हल करोगे तो 10 पॉइंट, अगर किसी को ये संख्याओं का भाग लगाना नहीं आता तो आप यहां से सीख सकते हो कि इन संख्याओं का भाग कैसे लगाया जाता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। देखो दोस्तों 2520 के अंदर 251 का डिवाइड करना है, तो सबसे पहले 1 पर जाएगा ये 251 1 0। इसके बाद देखो 251 इधर 10, अभी तो भाग जा ही नहीं रहा, तो यहाँ एक 0 लगाकर एक पॉइंट लगाकर यहाँ 0 उतार सकते हैं। फिर भी नहीं जा रहा तो 0 लगाइए, फिर एक 0 लगाइए। अब लगभग ये चला जाएगा 3 पर चला जाएगा, 10.03। तो जो प्रतिरोध 8 डिग्री पर आएगा वो 10.03 आएगा। ठीक है दोस्तों, 4 डिग्री पर था 10, 8 डिग्री पर आ गया 10.03 ओम। अब एक बात और बता देता हूं जिसका विशेष ध्यान रखना है आपको, बहुत ज्यादा। क्या ध्यान रखना है, जो मैं कल वाली क्लास में बताना भूल गया था, लेकिन अभी याद करेंगे
कि जिन पदार्थों का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है उनमें क्या होगा, यहां जो निशान आएगा यहां और यहां, वो निशान आएगा माइनस का। ध्यान दीजिए 1 प्लस अल्फा 0 टी था ना, तो यहां निशान प्लस की जगह पर माइनस आएगा यदि कोई पदार्थ एनटीसी वाले हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले हैं। वो आपको सवाल के अंदर बताया भी जा सकता है कि ये पदार्थ एनटीसी वाला है, या फिर ताप गुणांक में निशान ही माइनस का लगा देगा। ताप गुणांक में निशान ही माइनस का लगा देगा कि इसका ताप गुणांक -0.0002 है। तो फिर यहाँ पे आपको पॉजिटिव नहीं लेना, यहाँ लेना है फिर आपको नेगेटिव। अगर नेगेटिव टेम्परेचर दिया है तो नेगेटिव इसका निशान लेना है, क्योंकि फिर उसमें प्रतिरोध में टेम्परेचर बढ़ाने से कमी आने वाली है। यहां तो वृद्धि हुई, पहले 4 डिग्री पर 10 था लेकिन 8 डिग्री पर 10.03 आया, कुछ वृद्धि हुई। लेकिन जो एनटीसी वाले पदार्थ होते हैं उनमें टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध में कमी होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये ताप गुणांक का टॉपिक था, जो आधा हमने कल किया था, आधा आज कर लिया। इसके न्यूमेरिकल आपको निम्मी वाली फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो लगभग 4-5 स्टार्टिंग के पेज है, उसके बाद से डीसी थ्योरी लेसन स्टार्ट हो जाता है वहां पे निम्मी के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत सारे क्वेश्चन है, आप उन क्वेश्चन को करके देखिए। ताप गुणांक से रिलेटेड भी हैं, और जो अपने कल जो ओम का नियम किया था उससे रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन आप कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता आप उसमें से कीजिए क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप मेरे को इस नंबर पर वो क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप करना है, क्योंकि मेरे पास फिर बहुत कॉल आते हैं, मैं अटेंड नहीं कर पाता। तो व्हाट्सएप करना है, मैं आपको उसका उत्तर बता दूंगा कि कैसे उसका हल होगा। तो आप कोशिश कीजिए, मेहनत आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों इस लेसन के अंदर जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने कल आपको बता दिया था कि जो ओम का नियम है वो हमें क्या बताता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I। विद्युत वाहक बल होता है वो धारा के समानुपाती होता है। विद्युत वाहक बल बढ़ेगा धारा भी बढ़ेगी। उल्टा बोला मैंने, धारा जो है वो विद्युत वाहक बल के समानुपाती है। अब कई बच्चे ऐसे सोच लेते हैं, थोड़ा सा इसका आप विपरीत में नहीं मत निकालिएगा कि E समानुपाती है I के, या V भी बोल सकते हो, V समानुपाती I कि यदि 5 वोल्ट ईएमएफ था 10 वोल्ट हो गया, दुगना हुआ तो करंट भी दुगनी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि करंट अगर दुगनी हो गई तो वोल्टेज दुगनी हो जाएगी। करंट में चेंज आ रहा है, करंट में अगर परिवर्तन आ रहा है, वोल्टेज सेम है, तो फिर ये मत समझ लेना कि करंट में यदि कोई कमी या वृद्धि हुई तो वोल्टेज में कमी वृद्धि हो जाएगी। ऐसा नहीं है, उल्टा नहीं, वोल्टेज में वृद्धि कमी होगी तो करंट में होगी, लेकिन करंट में अगर होगी तो वोल्टेज में नहीं होगी। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपने जो टॉपिक ले रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारे घरों में बात करें या फिर कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो, उसके अंदर दो जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। वो है कि कोई भी जो लोड है, कोई भी जो प्रतिरोध है, क्योंकि हर एक लोड समझ रहे हो, जो भी इलेक्ट्रिकल उपकरण है, हर एक लोड का, हर एक इलेक्ट्रिकल उपकरण का कोई ना कोई प्रतिरोध जरूर होगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रतिरोध का श्रेणीक्रम, कि प्रतिरोध को या तो आपस में श्रेणी में जुड़े हो सकते हैं, या फिर समांतर में हो सकते हैं, या फिर वो दोनों ही क्रम में जुड़े हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिरोधकों को जोड़ने का क्रम। प्रतिरोधकों को जोड़ने का क्रम।
अब आप प्रतिरोध को आप कोई भी लोड से मान सकते हो, जैसे कोई विद्युत लैंप है, 4-5 विद्युत लैंप है, तो या तो उनको सीरीज में जोड़ा होगा या समांतर में जोड़ा होगा या सीरीज समांतर दोनों का मिश्रण बनाया होगा। तो इस प्रकार से कितने कनेक्शन बना सकते हैं अपने टोटल? तो 3 कनेक्शन बना सकते हैं। नंबर 1 आता है सीरीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम। एक आता है पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल समांतर, और तीसरा आता है मिश्रण कंपाउंड। कंपाउंड में अब मैं सीधा लिख देता हूं, सीरीज भी होगा और पैरेलल भी होगा, दोनों कनेक्शन। तो 3 प्रकार से प्रतिरोधकों को जोड़ सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल लोड को जोड़ सकते हैं। कौन कौन से 3 कनेक्शन है? या तो वो सीरीज में होंगे, या वो पैरेलल में होंगे, या वो फिर सीरीज और पैरेलल दोनों का मिश्रण होगा। अब किस प्रकार से श्रेणी क्रम बढ़ता है, किस प्रकार से पैरेलल क्रम बढ़ता है, किस प्रकार से ये दोनों क्रम बढ़ते हैं, इसके बारे में आज अपने पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इस टॉपिक को आपको पूरे ध्यान से समझना है दोस्तों। सीरीज क्रम सबसे पहले समझते हैं कि सीरीज क्रम क्या होता है। कोई भी 5-6 प्रतिरोधक हैं, कोई भी 5-6 विद्युत लैंप है, या कोई एक विद्युत लैंप है, एक पंखा है, एक हीटर है, 4-5 अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रिक लोड है, इनको आपस में सीरीज में जोड़ना है। तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, उसके लिए अपने सबसे पहला टॉपिक लेते हैं सीरीज क्रम। और मैं जो भी यहां इस व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, आपको भी वो चीज लिखनी चाहिए साथ साथ के अंदर। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन हिंदी में इसको बोला जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, तो आप इसका हिंदी में भी नाम याद कर सकते हो, सीरीज श्रेणी क्रम संयोजन। सीरीज क्रम श्रेणी क्रम संयोजन। तो सीरीज की अगर बात करें तो सीरीज का पहले शाब्दिक अर्थ समझिए। सीरीज का अर्थ क्या है? सीरीज श्रेणी। श्रेणी का शाब्दिक अर्थ अपने यहां इलेक्ट्रिकल में यह निकलता है कि जैसे मान लीजिए कोई 4-5 व्यक्ति हैं। अब मेरे से ये व्यक्तियों का आदमियों का डायग्राम भी नहीं बनेगा। इसके एक ये हाथ है, एक ये हाथ है, एक दूसरा व्यक्ति ये है, इसके इस प्रकार से है। ये 3-4 व्यक्ति हैं, इनको अगर सीरीज क्रम में जोड़ना है, इनकी श्रेणी बनानी है, तो इसका जो सेकंड हाथ है, इस व्यक्ति के पहले हाथ से इन दोनों ने आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, श्रेणी बनानी हो इस प्रकार से, तो 3-4 की सीरीज बन गई कि एक व्यक्ति ने अपना दूसरा हाथ दूसरे व्यक्ति के पहले हाथ से पकड़ लिया, दूसरे ने दूसरा हाथ तीसरे के पहले से पकड़ लिया। इस प्रकार से एक सीरीज बन गई, एक श्रेणी बन गई। तो यहां जो श्रेणी का शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार से है कि कोई भी 4 या 5 या 6 जितने हजारों कुछ भी हो सकती है संख्या, सबको इसी प्रकार से जोड़ना है। एक कोई भी इलेक्ट्रिकल लोड होगा, उसके अंदर 2 वायर निकलेंगी, तो दूसरी वायर होगी वो दूसरे इलेक्ट्रिकल लोड से की जो पहली वायर है उससे जोड़नी है। तो इस प्रकार से पूरी एक सीरीज बनानी है। अगर मैं प्रतिरोध का सिंबल लूं तो प्रतिरोध का सिंबल आप जानते हो इस प्रकार से होता है। ये 1 नंबर प्रतिरोध हो गया, इसी प्रकार से ये 2 नंबर प्रतिरोध हो गया, इसी प्रकार से ये 3 नंबर प्रतिरोध हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 3 प्रतिरोध हैं। बच्चों को सीरीज क्रम बनाना नहीं आता, तो इस चीज को आप विशेष ध्यान करके समझ लें कि इसमें क्या होगा। पहले प्रतिरोधक का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे के पहले सिरे से आपको जोड़ना पड़ेगा और प्रॉपर उनकी सोल्डरिंग करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से जोड़ना चाहिए। अंत में अपने पास कितने सिरे बचेंगे? 1 नंबर का पहला और 3 नंबर का दूसरा। ये 2 सिरे अपने पास में लास्ट में अंतिम रूप में बच जाएंगे। इन दोनों सिरों पर आप सप्लाई दे दीजिए। यहां इन दोनों सिरों पर आप इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत वाहक बल, ईएमएफ देना है, सप्लाई देनी है।
तो ये जो कनेक्शन बन गया है अपना, इस कनेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। यहां से कोई ईएमएफ दे दिया, चाहे वो एसी का है चाहे वो डीसी का है, एसी डीसी सप्लाई की बात नहीं कर रहे, चाहे एसी दे दो चाहे डीसी दे दो, दोनों में सेम कार्य होगा अगर ये प्रतिरोध है तो। अगर इंडक्टर या कैपेसिटर है तो फिर एसी में अलग काम होगा, डीसी में तो इंडक्टर कैपेसिटर का यूज ही नहीं किया जाता, कुछ स्पेसिफिक जगह पर होता है, उसके अलावा यूज नहीं होता डीसी में इंडक्टर या कैपेसिटर का। इसका मैं अगर आपको कोई सिंपल डायग्राम बनाऊं तो आप इसको ऐसे समझिए दोस्तों कि सीरीज क्रम में क्या होगा, प्रतिरोध का एक सिंबल ये भी होता है, इस प्रकार से ये 3 या 4 प्रतिरोध हैं, इनको अपने कोई बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ये R1 पहला, R2 दूसरा रेजिस्टेंस, R3 तीसरा रेजिस्टेंस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। करंट का डायरेक्शन इस प्रकार से होती है, ठीक है दोस्तों, ये करंट की डायरेक्शन बताई है मैंने, I विद्युत धारा है, ये कोई विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रिक प्रेशर है, और इस प्रकार से ये जो अपने एक पूरा डायग्राम बनाया है ये सीरीज कनेक्शन बनाया है। तो सीरीज कनेक्शन आपको बनाना आ गया होगा। पहले प्रतिरोधक का जो दूसरा वायर है वो दूसरे प्रतिरोधक के पहले वायर से ट्विस्ट करके जोड़ना है, प्रॉपर उसकी सोल्डरिंग करनी है, कहीं करंट का लीकेज ना हो जाए। इसी प्रकार से दूसरे का दूसरा वायर तीसरे के पहले वायर से कनेक्ट करना है, और अंत में जो 2 वायर बच गए इन दोनों पर अपने को सप्लाई देनी है। जैसे मान लो एक विद्युत लैंप है, एक हीटर है, एक पंखा है, तीनों को श्रेणी में जोड़ना है, सेम इस प्रकार से आपको जोड़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि ऐसा मत समझ लेना भी किसी को पहले जोड़ना है किसी को बाद में जोड़ना है, किसी को भी पहले किसी का भी मतलब जो भी अपने पास में जो भी इलेक्ट्रिक लोड है उसका पहला वायर कौन सा है दूसरा कौन सा है, आप कोई मर्जी पहला वायर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप ये मत समझना भी पहला कौन सा है, इसका कोई पंखे का पहला वायर कौन सा है दूसरा वायर कौन सा है, कोई भी पहला मान लो कोई भी दूसरा मान लो, इसी प्रकार से आपको कनेक्शन बनाना है। ये श्रेणी क्रम संयोजन है। तो सबसे पहले इसकी अपनी परिभाषा लिखेंगे, अभी अपने इसको समझ रहे हैं भी श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। सबसे पहले परिभाषा हो गई इसकी, इसके बाद अब इस श्रेणी क्रम की कुछ विशेषता है, कुछ इसके अंदर गुण है, और उसी गुण के कारण अपने बहुत सारे लोड को सीरीज में जोड़ते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या गुण है वो समझिए आप। सबसे पहला गुण इसके अंदर या सबसे पहली विशेषता की बात करता हूं मैं, इसके अंदर श्रेणी क्रम में क्या विशेषता है, तो इसकी विशेषता एक तो ये है दोस्तों, आप देखोगे कि यहां से करंट चलनी प्रारंभ हुई और इस प्रकार से तीनों जो प्रतिरोध है इन तीनों में करंट होकर वापस इसने अपना मार्ग करंट ने पूरा कर लिया। तो एक इसमें बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि चाहे प्रतिरोध का मान कुछ भी है, एक 100 वाट का लोड है, एक 500 वाट का लोड है, एक 1000 वाट का लोड है, तीनों की वोल्टेज रेटिंग भी अलग अलग है, तीनों अलग अलग नेचर के लोड हैं, तो भी तीनों का जो नेचर है अलग है, तीनों का रेजिस्टेंस अलग है, तो भी जो करंट का मान है वो तीनों प्रतिरोध में बराबर होगा, करंट में कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि करंट का जो रास्ता है वो एक रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बनेगा। सीरीज क्रम की एक परिभाषा ये भी होती है कि वह परिपथ जिसमें करंट का रास्ता गुजरने का एक ही हो, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है करंट गुजरने का, तो वो सीरीज क्रम होता है। अब दोस्तों इसमें जो करंट होगी R1 में माना कि यहां 5 एम्पीयर करंट है, R1 में मान लिया 5 एम्पीयर करंट है, तो आपसे पूछ लिया जाए R2 की करंट बताइए कि R1 की करंट 5 है तो R2 की करंट बताइए, R2 में कितनी धारा चलेगी, इसमें कुछ वोल्टेज बता दी, कुछ भी बता दिया जाए, आपको कुछ हल भी नहीं करना, कोई गुना भाग कुछ भी नहीं करना। अगर एक की करंट बता दी है, कनेक्शन सीरीज है, तो दूसरे की करंट भी वही ही होगी जो पहले की थी। इसमें भी करंट कितनी चलेगी 5 एम्पीयर, R3 में भी कितनी करंट चलेगी 5 एम्पीयर।
क्योंकि करंट गुजरने का एक ही रास्ता है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कुल विद्युत धारा कितनी है, 3 प्रतिरोध है, सीरीज क्रम में है, एक में 5 एम्पीयर चल रही है, तो कुल धारा कितनी होगी? तो बहुत सारे बच्चे जो जिनको नहीं पता और वो फिर तुक्का मारते हैं, तो इसका उत्तर वो बताते हैं 15 एम्पीयर, कि एक में 5 चल रही है, 3 रेजिस्टेंस है, तो 15 एम्पीयर करंट चलेगी। नहीं साथियों, ये आपका उत्तर गलत है। अगर एक में 5 एम्पीयर चल रही है तो वही तो करंट सभी में से होकर जा रही है, तो टोटल करंट का मान भी कितना है? 5 एम्पीयर ही कुल विद्युत धारा का मान है। कहीं मर्जी एम्पीयर मीटर लगा लिया जाए, वो धारा का मान 5 एम्पीयर ही बताने वाला है। तो कुल विद्युत धारा पूछी जाए, पहले प्रतिरोध की विद्युत धारा पूछी जाए, दूसरे की पूछी जाए, तीसरे की पूछी जाए, तो आपको जो करंट का उत्तर आएगा वो सब में क्या आएगा? सेम आएगा। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता निकलती है सीरीज क्रम की, कि सीरीज क्रम के अंदर विद्युत धारा का मान बराबर रहता है, यानी कि IT टोटल करंट, T माने यहां टोटल से है, बराबर I1 की जो टोटल है वही I1 के बराबर है, और वो I2 के भी बराबर है, I3 के बराबर है, सारी करंट आपस में बराबर है। तो अगर एक में 5 एम्पीयर है, यदि आपसे R2 की धारा पूछ ली जाए और आप किसी भी तरीके से R1 की धारा निकाल लेते हो, तो आपका उत्तर R2 में भी वही धारा निकल जाएगी जो R1 में निकली थी। इस प्रकार से ये श्रेणी क्रम की विशेषता होती है। इसके बाद में अगर मैं विशेषता की और आगे चलूं, बात करता हूं, तो श्रेणी क्रम की दोस्तों एक विशेषता ये होती है कि प्रतिरोध का मान चाहे कुछ भी है, कोई मतलब नहीं है, प्रतिरोध का मान चाहे कुछ भी है, करंट का मान सब में बराबर रहेगा। उसका भी कारण बताएंगे अभी क्यों ऐसा हो रहा है कि प्रतिरोध तो अलग अलग मान के हैं लेकिन करंट बराबर क्यों चल रही है, उसका भी अभी अपने न्यूमेरिकल से कारण पता करेंगे। लेकिन एक बात में अंतर आता है, विद्युत धारा में तो कोई अंतर नहीं आता, चाहे प्रतिरोध कुछ भी है, लेकिन एक चीज में अंतर आता है, वो है वोल्टेज ड्रॉप या विभवांतर, VD वोल्टेज ड्रॉप में इनमें अंतर आता है। जैसे मान लिया यहां से 100 वोल्ट, या मान लिया यहां से, चलो माना 100 वोल्ट भेजी गई, यहां से इसका इलेक्ट्रिक फोर्स का मान 100 वोल्ट है। तो अब ऐसा मत समझ लेना आप कि इन तीनों का मान, यदि प्रतिरोध का मान अलग अलग है तो तीनों पर वोल्टेज बराबर आएगी। मैं धारा के लिए बोल रहा हूं, धारा तीनों में बराबर है, लेकिन अगर प्रतिरोध अलग अलग है तो वोल्टेज तीनों पर बराबर नहीं आने वाली। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि प्रतिरोध का मान अलग अलग है, सीरीज क्रम के अंदर रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो करंट तो सब में बराबर चलेगी, परंतु जो वोल्टेज आएगी, क्योंकि तीनों जो प्रतिरोध हैं वो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेंगे, तीनों अपने जो प्रतिरोध के कारण कुछ ना कुछ वोल्टेज वो ड्रॉप करेंगे, तो वो वोल्टेज जो ड्रॉप है वो तीनों में अलग अलग होगी। अगर तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है तो तीनों में अलग अलग होगी, अगर दो का रेजिस्टेंस बराबर है, किन्हीं दो का बराबर है, तो इन दोनों में फिर बराबर होगी। तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो वोल्टेज ड्रॉप होती है तीनों में, वो क्या होगी, इस बात पर डिपेंड करेगी कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है या किसका कम है। जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होगी, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी कम आएगी। यानी कि अगर इसका 10 ओम प्रतिरोध है, इसका 20 ओम प्रतिरोध है, इसका भी 10 ओम प्रतिरोध है मान लिया, या मान लिया इसका 30 ओम प्रतिरोध है, तो सबसे ज्यादा वोल्टेज 100 है, वो सबसे ज्यादा वोल्टेज कौन लेगा? ये जो 30 ओम का रेजिस्टेंस है ये सबसे ज्यादा वोल्टेज 100 वोल्ट में से लेगा। फिर उसके बाद 20 वोल्ट वाला है, ये इसे थोड़ी सी कम वोल्टेज लेगा। फिर जो 10 वाला है ये 20 वाले से आधी वोल्टेज लेगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस भी 20 से आधा है, और तीनों की जो वोल्टेज ड्रॉप का जो जोड़ है वो इस 100 वोल्ट के बराबर आएगा। भी हमने जो वोल्टेज यहां से भेजी है वही तो वोल्टेज इन्होंने ड्रॉप की है। तो
इस प्रकार से श्रेणी क्रम की विशेषता एक ये भी होती है कि जो वोल्टेज ड्रॉप का जो जोड़ है वो इस ईएमएफ के क्या होता है, बराबर होता है। ये किरचॉफ का सेकंड नियम भी है जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। मैंने अभी एक विशेषता बताई आपको कि यदि सीरीज क्रम के अंदर रेजिस्टेंस का मान अलग अलग है तो इनमें वोल्टेज जो ड्रॉप होगी वो भी अलग अलग होगी। आगे पढ़ेंगे हम समांतर क्रम। समांतर क्रम में जस्ट उल्टा सीरीज का प्रतिरोध चाहे कुछ भी है, वोल्टेज सब में बराबर होगी लेकिन धारा अलग अलग होगी। सीरीज में बिल्कुल उसका समांतर का एकदम उल्टा है। तो इस बात को आप नोट कीजिएगा। आगे मैं सारे पॉइंट लिखने वाला हूं, सीरीज क्रम की विशेषताएं भी अपने लिखेंगे आगे। तो इस प्रकार से ये सीरीज क्रम की विशेषता है, आपको लिखनी है। मैं अभी आपको सारी की सारी जो विशेषताएं अपनी बातें की हैं वो सारी अभी नोट कर लेते हैं। सीरीज क्रम में क्या क्या बातें आपको याद करनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये सारे नोट्स बनाने हैं। श्रेणी क्रम संयोजन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इसको आपको याद करना है और इसके न्यूमेरिकल भी अभी अपने करते हैं। दोस्तों सबसे पहली मैं अगर श्रेणी क्रम संयोजन की विशेषता की बात करता हूं, विशेषता नंबर 1 कि श्रेणी क्रम में क्या होता है। पहली विशेषता मैंने क्या बताई श्रेणी क्रम संयोजन की, कि पहले उनका आपको कनेक्शन बनाना आना चाहिए कि सीरीज क्रम बनाते कैसे हैं अपने। तो सबसे पहले आपको लिखनी है परिभाषा, श्रेणी क्रम में कैसे अपने संयोजन करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं कि इस क्रम में, इस संयोजन में पहले प्रतिरोधक, मैं सीधा आर लिख देता हूं, पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा, आप पहला दूसरा कोई मर्जी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से व दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जोड़ दें तथा पहले प्रतिरोधक का पहला व तीसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरे पर ईएमएफ दे दिया जाए तो यह कनेक्शन कौन सा हो जाएगा, सीरीज। यह कनेक्शन सीरीज कहलाता है। तो दोस्तों परिभाषा याद करें, जिन बच्चों को पता है श्रेणी क्रम क्या होता है तो वो फिर परिभाषा ना लिखिए, उनको अगर पता है तो। सेकंड बात श्रेणी क्रम के अंदर कि सभी कितने भी प्रतिरोध लगे हैं, चाहे कितने भी प्रतिरोध हैं, 50 है, 60 है, 100 है, सबका मान अलग अलग है। एक कोई हीटर है, एक कोई प्रेस है, एक कोई पंखा है, एक कोई कुछ भी है, सारे अगर यदि श्रेणी क्रम में है तो सभी के अंदर विद्युत धारा का मान होगा दोस्तों बराबर है, और वो करंट होगी टोटल, यानी टोटल करंट हो या सब में जो भी करंट होगी उनका मान क्या होगा, बराबर होगा। इस बात को विशेष ध्यान दें आप। इसके बाद एक मैंने बात बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि श्रेणी क्रम में जिस प्रतिरोधक का आर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वह वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा करेगा। ये अभी सारी जो बातें मैंने लिखाई हैं आपको, ये मैं एक न्यूमेरिकल लूंगा, एक क्वेश्चन लूंगा और उस क्वेश्चन से आपको ये सारा कुछ आपको मैं हल भी करके बता दूंगा कि अपने जो बात लिखी है
वो बात सही है या गलत है, ये सारा कुछ अभी अपने देखने वाले हैं। चौथी बात कि एक 10 ओम का प्रतिरोध लगा है, एक 20 ओम का लगा है। अब प्रतिरोध कैसे ज्ञात करोगे आप? R बराबर V बटे I से आप रेजिस्टेंस ज्ञात करोगे कि 3-4 प्रतिरोध हैं, कुछ कुछ मान के हैं। आपको कुल प्रतिरोध निकालना है भी सर्किट का टोटल कितना रेजिस्टेंस है। एक 5 ओम का है, एक 10 ओम का है, एक 20 ओम का है, एक 5, 10, 20, 5, 10, 20 कुल प्रतिरोध निकालना है आपको। तो सबका सीधा जोड़ कर दीजिए, कितना रेजिस्टेंस आ गया? 35 ओम, 35 ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया। आपने सोचा होगा तो बहुत आसान है, अगर समांतर में ऐसा है दोस्तों तो फिर 5, 10, 20 के हैं तो फिर उनका टोटल रेजिस्टेंस 35 नहीं आएगा। समांतर में देखना कुछ अलग होगा। सीरीज में क्या होता है कि जो RT है टोटल रेजिस्टेंस वो बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी प्रतिरोध हैं सबका सीधा जोड़ कर दीजिए, तो जो कुल प्रतिरोध आएगा वो जोड़ के क्या होगा? बराबर होगा। ये चौथी बात आपको नोट करनी है। मैंने तो 3 प्रतिरोध माने हैं, कितने भी हो सकते हैं, सबका सीधा जोड़ कर दो तो वो हमारे पास में क्या आ गया? एक कुल प्रतिरोध हमारे पास में निकल कर आ गया। इसके बाद यदि मैं पांचवी विशेषता की बात करता हूं, 5 नंबर यहां लिखते हैं अपने कि जो टोटल वोल्टेज होगी VT, टोटल वोल्टेज जो अपने यहां सप्लाई से दे रहे हैं, जो सप्लाई की जो वोल्टेज है टोटल वोल्टेज वो बराबर होगी V1 प्लस V2 प्लस V3। मैंने अभी आपको बताया कि सीरीज क्रम में 3 प्रतिरोध हैं या 4 हैं या 5 जितने भी हैं, सब के सब क्या काम करते हैं? अपने अंदर वोल्टेज ड्रॉप करते हैं, वोल्टेज को ड्रॉप कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं अपने अंदर ही। तो आगे वोल्टेज कम जाती है, फिर आगे वाला कुछ ड्रॉप कर लेगा, फिर आगे वाला कुछ ड्रॉप कर लेगा, आगे वाला कुछ ड्रॉप कर लेगा। इसलिए सारे जो अगर ड्रॉप का जोड़ कर दिया जाए, सभी ड्रॉप का जोड़ कर दिया जाए तो वो कुल वोल्टेज के क्या होता है? बराबर होता है। समांतर क्रम में ऐसा नहीं होगा, वहां कुछ अलग बातें होंगी। तो इसलिए आपको ये भी चीज लिखनी है 5 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम के 5 या कोई 1-2 बिंदु कोई और रह गया तो वो न्यूमेरिकल में अपने पास सामने भी आ जाएगा। तो ये 5 बिंदु हैं, इन 5 बिंदुओं को आपको नोट करना है। और एक न्यूमेरिकल करवाता हूं दोस्तों आपको, यदि आप उस न्यूमेरिकल को ध्यान से समझ लेते हो तो ये सारे के सारे आपको जो डाटा मैंने जो बातें लिखाई हैं सारी की सारी समझ में आ जाएगी। एक न्यूमेरिकल लेते हैं अपने। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं साथियों कि अपने उस न्यूमेरिकल में कुछ लिखते हैं ऐसा कुछ कि यदि किसी श्रेणी क्रम संयोजन में 4 प्रतिरोध जुड़े हैं, 4 प्रतिरोध जुड़े हैं जो कि 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम के हैं। 5, 10, 15, 20। यदि इन सभी या इनके मध्य, सीधा लिख देते हैं, यदि इनके मध्य कुल 100 वोल्ट का ईएमएफ, या कई बार यहां विभवांतर भी लिख दिया जाता है, तो एक ही बात है, यदि इनके मध्य कुल 100 वोल्ट का ईएमएफ दे दिया जाए तो ज्ञात करें। नंबर 1 आपको ज्ञात करना है, नंबर 1 पॉइंट कुल धारा, नंबर 1 है कुल धारा, नंबर 2 10 ओम की धारा, नंबर 3 सभी R की VD,
सभी आर की वीडी मतलब सभी प्रतिरोध की वोल्टेज ड्रॉप भी 5 वाला कितनी 100 में से वोल्टेज लेगा, 10 वाला कितनी लेगा, 15 वाला कितनी लेगा, 20 वाला कितनी लेगा, सभी कितनी कितनी वोल्टेज लेंगे, सबकी वोल्टेज ड्रॉप भी आपको बतानी है। तो एक सवाल आ गया अपने पास में। इस सवाल को करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले, जिन बच्चों को ये सवाल नहीं आते, ऐसे सवाल सीरीज क्रम वाले नहीं आते, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, कुछ भी करने से पहले आपको सबसे पहला काम ये करना है, इस पूरे सवाल का एक डायग्राम बना लीजिए। एक अपनी जो कॉपी है उसके अंदर इसका एक डायग्राम बना लीजिए कि ये 4 प्रतिरोध हैं, इस प्रकार से इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा है और इनके मध्य सप्लाई दी गई है जिसका मान है 100 वोल्ट। एक प्रतिरोध 5 का है, एक 10 का है, एक 15 का है, एक 20 का है, और पूछा जा रहा है कुल धारा या 10 ओम की धारा, और तीसरा पूछा गया है सभी प्रतिरोध की वोल्टेज ड्रॉप बताइए। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपको यह करना है, इस बात का विशेष ध्यान रख लें कि यदि आपको कुल धारा पूछी जाए, चाहे 10 ओम की धारा पूछी जाए, यानी यदि आपसे धारा पूछी जा रही है, करंट पूछी जा रही है, सीरीज क्रम के अंदर यदि आपसे करंट पूछी जा रही है, चाहे वो कौन से भी प्रतिरोध की पूछ रहा है, 5 की पूछ रहा है, 10 की पूछ रहा है, 15 की पूछ रहा है, 20 की पूछ रहा है, किसी की भी पूछ रहा है, आपको सबसे पहला काम ये करना है दोस्तों, कुल धारा निकालनी है। यदि 5 की पूछ ली, 10 की पूछ ली, किसी की भी पूछ ली जाए करंट, आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि करंट का फार्मूला होता है निकालने का V/R, जो मैं कल की वाली क्लास में बता चुका हूं। तो कहीं आप ऐसा कर दो कि 10 ओम की करंट पूछी है तो 100/10 10 एम्पियर, गलत उत्तर हमारा हो गया गलत। बहुत सारे स्टूडेंट ये काम करते हैं, क्योंकि मैं जब कोचिंग लगाता हूं तो मैं ये चीज देखता हूं कि बच्चे ऐसा काम करते हैं। मैंने उनको करंट का फार्मूला बताया V/R, और मैं अगर ये पहला यहां लिख देता 10 ओम की धारा बताइए, ऐसा अगर मैं ये पहला लिख देता तो वो क्या काम करते हैं, 100/10 I बराबर V/R, V का मान 100, R का मान 10, 100/10 10 एम्पियर, उत्तर आ गया। तो ये चीज गलत है। आपसे कोई भी प्रतिरोध की धारा पूछी जा रही है तो आपसे सबसे पहला काम ये करना है दोस्तों, कुल करंट निकालनी है, चाहे कौन से की भी पूछी जाए, आपको निकालनी है कुल करंट। ध्यान ही नहीं देना भी हमें 20 की निकालनी है, 15 की निकालनी है, क्योंकि मैं बता चुका हूं जो कुल करंट है वही पहले प्रतिरोध की है, वही दूसरे की है, वही तीसरे की है। तो इसलिए आपको सबसे पहले निकालनी है कुल करंट, IT निकालना है, कुल धारा। तो कुल धारा निकालनी है, इसके लिए फार्मूला होता है I का करंट निकालने का V/R। ये आप फार्मूला कल वाली क्लास में समझ सकते हो ओम के नियम से। तो कुल धारा निकालनी है आपको, इसके लिए कुल वोल्टेज लेनी होगी और कुल ही प्रतिरोध लेना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज लेनी होगी। ठीक है साथियों, I बराबर V/R। तो टोटल धारा निकालनी है तो टोटल वोल्टेज लेनी पड़ेगी और टोटल रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो टोटल वोल्टेज हमारे पास में कितनी बताई गई है, 100 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कितना बताया गया है, नहीं बताया गया तो आप ज्ञात कर लीजिए, 5 10 15 15 30 और 20 50 ओम। तो हमारे पास करंट का मान आ गया 2 एम्पियर। कुल धारा कितनी आ गई हमारे पास में, 2 एम्पियर। यदि आपसे 10 ओम की धारा पूछ रहा है तो 10 ओम की करंट भी कितनी होगी, 2 एम्पियर। 20 ओम की भी कितनी होगी, 2 एम्पियर। 15 ओम की भी कितनी होगी, 2 एम्पियर। तो जो टोटल करंट है वही सब प्रतिरोधकों की करंट है, क्योंकि करंट गुजरने के रास्ते कितने हैं इसके अंदर, एक ही रास्ता है। तीसरा जो उत्तर है हमारा, सभी प्रतिरोध की वोल्टेज ड्रॉप बताइए कि सभी प्रतिरोध 100 वोल्ट का है, सभी प्रतिरोध अपने अंदर कितनी कितनी वोल्टेज लेंगे। तो सबसे पहले मैं देखता हूं दोस्तों, एक नंबर है कि 5 ओम की वोल्टेज ड्रॉप कितनी है, 5 ओम वाले की कितनी वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ज्ञात करनी है। तो ओम के नियम से 5 ओम की वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करनी है, तो ओम के नियम से वोल्टेज का क्या फार्मूला होता है, I
आर, जो मैं कल बता चुका हूं। V का सूत्र क्या होता है, I गुणा R। 5 ओम की ज्ञात करनी है तो वोल्टेज 5 ओम की करंट चाहिए मेरे को। 5 ओम की करंट कितनी आएगी, 2 एंपियर ही आएगी। R 5 ओम का कितना है, 5 ही है, तो इसकी वोल्टेज कितनी आ गई, 10 वोल्ट आ गई। इसकी वोल्टेज ड्रॉप आ गई 10। इसी प्रकार से आप 10 ओम की वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कीजिए। I इंटू आर, 2 इंटू 10, कितनी वोल्टेज आ गई इसके ऊपर, 20। तीसरी ज्ञात कीजिए 15 ओम की। 15 ओम की वोल्टेज ड्रॉप कितनी आ जाएगी आपके पास में, 15 इंटू 2, 30 वोल्ट। 20 वाले की कितनी आ जाएगी, 20 इंटू 2, 40 वोल्ट। ठीक है साथियों, तो पहले प्रतिरोध पे आएगी वोल्टेज 10, दूसरे पे आएगी 20, तीसरे पे आएगी 30, चौथे पे आएगी 40। यदि आप सबका जोड़ करते हो तो आपके पास जोड़ आएगा, कितना आएगा, सभी का जोड़ आएगा, वो आएगा 100 वोल्ट। सबका इनका जोड़ का मान कितना आएगा, 100 वोल्ट आएगा। क्योंकि वही तो मैंने आपको बताया था, वही तो है कि जो वोल्ट अपने यहां से भेज रहे हैं वही इन सब प्रतिरोधकों पर ड्रॉप होगी। तो जो टोटल वोल्टेज आएगी वो इन सब की ड्रॉप का जोड़ कर दीजिए, वही इसकी टोटल वोल्टेज आएगी। तो इस प्रकार से साथियों ये बातें आपको याद करनी है। अब मैं पहला पॉइंट सिद्ध करता हूं सीरीज क्रम का, कि सीरीज क्रम बनाते कैसे हैं। सीरीज क्रम कैसे बनाते हैं, पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, तीसरे का दूसरा चौथे के पहले से, इस प्रकार से इनका जोड़कर, और अंत में जो 2 वायर बची है उनको अपने सप्लाई देनी है। दूसरी बात करें विशेषता की, तो इसमें कुल धारा, पहले की धारा, दूसरे की धारा, तीसरे की धारा, चौथे की धारा, सबकी धारा क्या होती है, बराबर। तो देख लीजिए आप, सबकी करंट बराबर आएगी आपके पास में। अभी सीधे और भी करके दिखा देता हूं आपको सभी की करंट क्यों बराबर आ रही है। तीसरा मैंने आपको बताया, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस पर वोल्टेज भी ज्यादा आएगी। आप देखिए सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है, 20 है, तो इस पर वोल्टेज कितनी आई, 40। 15 वाला कम है तो इस पर 30 आई, 10 वाला उससे कम है तो 20 आई। देखो दोस्तों 20 वाले पर आ रही है 40, तो 10 वाले पे कितनी आएगी, 20 से आधा है 10, तो आप सीधा उत्तर बता सकते हो भी 20 पर 40 वोल्ट आ रही है, 10 पर कितनी आएगी, 20 वोल्ट आएगी। अपने इसको फार्मूला से भी कर लिया। अब 10 से इसमें आधी आएगी, देखिए आप 20 से इसमें आधी आई, 10 वोल्ट आ गई। तो जिसका रेजिस्टेंस सीरीज क्रम में ज्यादा है उस पर वोल्टेज ड्रॉप भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। दो अलग अलग वोल्टेज वाले, दो अलग अलग प्रतिरोध वाले लैंप है, जैसे मान लीजिए एक 10 वाट का लैंप है, एक 100 वाट का लैंप है, दोनों अलग अलग वाटेज के हैं। इसका मतलब दोनों में रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अब उनको यदि सप्लाई दी जाती है तो जिसका भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस पर वोल्टेज ज्यादा आएगी, वो ज्यादा प्रकाश देगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उस पर वोल्टेज कम आएगी, वो कम प्रकाश देगा। तो इस प्रकार से वो न्यूमेरिकल भी अपने करेंगे। तो ये सीरीज क्रम के अंदर इस प्रकार से इसकी विशेषता होती है, इस प्रकार से सीरीज क्रम अपने दोस्तों बढ़ाते हैं। और आज की क्लास के अंदर अपने इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने जो कल लगाएंगे उसमें क्या काम करेंगे, सीरीज क्रम के बहुत सारे और भी अलग तरीके के सवाल होते हैं। सीरीज क्रम अभी अपना पूरा नहीं हुआ, कल अपने सीरीज क्रम और करेंगे, और कल अपने समांतर क्रम भी पूरा कर देंगे। तो सीरीज समांतर की ये 2 क्लासेस हो जाएंगी। उसके बाद फिर एक सीरीज समांतर दोनों का मिश्रण बनाएंगे, और फिर एक दिन वो क्लास भी लगाएंगे अपने। ठीक है साथियों, आज की क्लास में अपने इतने पढ़ेंगे। क्या पढ़ा है आज की क्लास में अपने, एक तो ताप गुणांक के बारे में पढ़ा कि ताप गुणांक 2 प्रकार के होते हैं, पीटीसी और एनटीसी। फिर कोई भी लोड है, कोई भी प्रतिरोध है, उनको जोड़ने के 3 क्रम हैं, सीरीज पैरेलल और सीरीज पैरेलल दोनों का मिश्रण। सीरीज क्रम के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बता दी। अब आपको क्या काम करना है दोस्तों, अब जैसे ये क्लास आप देख लो, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जैसे ही आपने ये क्लास देखी, एक न्यूमेरिकल मैंने बताया, निम्मी की जो आपके पास जो पीडीएफ है या जो भी बुक है निम्मी की, उसमें आप फर्स्ट ईयर की निम्मी खोलिए, उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है डीसी थ्योरी के
सीरीज के, ओनली फॉर सीरीज के करने हैं आज आपको। सीरीज के सारे क्वेश्चन करने लग जाओ। जो जो क्वेश्चन नहीं आए आप मेरे को व्हाट्सएप पर, मैंने आपको नंबर बता दिया, उस पर आप सेंड कीजिए। किस प्रकार से करना है अपने उसको मैं आपको बता दूंगा। तो आपको इस प्रकार श्रेणी क्रम के सवाल करने हैं और कल मैं श्रेणी क्रम पूरा करवाऊंगा। श्रेणी क्रम में कुछ बातें और भी हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं अपने। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और मैं टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए और इसी साल के अंत में दिल्ली मेट्रो की वैकेंसीज भी जरूर आएगी, या अगले साल के जनवरी या फरवरी में तक आ सकती है, तो उसकी तैयारी करवा रहा हूँ। बिल्कुल प्रारंभ से स्टार्ट किया है मैंने, तो आपको तैयारी करनी है। लेसन हमारा चल रहा है चौथा। पूरे जितने भी 30 लेसन है सारे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को कंप्लीट कर दूंगा। बहुत सारे साथियों का मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर दिल्ली मेट्रो में क्या क्या सिलेबस होता है, टेक्निकल हेल्पर में क्या सिलेबस आएगा, या कोई अन्य स्टेट है उनमें क्या सिलेबस होता है आईटी बेस पर। तो कुछ भी सिलेबस है, कोई भी सिलेबस याद मत करो। ये याद करो कि सबसे ज्यादा जो हिस्सा आने वाला है क्वेश्चनों का 80%, लगभग 80% जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से ही आएंगे। तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को पढ़ना ही पड़ेगा आपको, और कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन इलेक्ट्रीशियन थ्योरी और मैथ को आप कंटिन्यू जारी रखें। 3 लेसन मैं करवा चुका हूं, चौथे लेसन की ये सेकंड क्लास हो चुकी है। 7-8 इसकी क्लास बनेगी डीसी थ्योरी लेसन की, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो अपने जो भी साथी हैं, जो भी आपके साथ जो तैयारी करते हैं, उनको भी बताइए आप इस चैनल के बारे में, और उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और अपने रेगुलर डेली इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास लगती है, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।